उच्चम जय उदर सेन ना हो जैन महाकम पैड़ी पाहुड़ सैलो बुद्धि सिरेनु दरियो समप्यो उपयंत सम। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूत बलि पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम की धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित है, उसमें से छठी पुस्तक जीव स्थान चूलिका में हमारी 8वीं चूलिका प्रारंभ हो रही है। अभी हमने पहले ये समझा कि अभी से पहली से 7वीं चूलिका में जो विषय है वह किस तरह से आगे बढ़ा। बात चल रही है हमें मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष में जाने के लिए सम्यक दर्शन का टिकट कटाना पड़ेगा। अशोक जी के यहाँ एक बालक है, उसको बताने के लिए मैं बोल रहा हूं कि मोक्ष जाना है तो सम्यक दर्शन का टिकट कटाना पड़ेगा। अब वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले कर्मों की क्या क्या कंडीशन है, हमने कुछ कंडीशन हमने देखी थी। आशा बहन रिपीट कीजिए कौन कौन सी थी। वह जीव कौन सा हो सकता है कि चारों गति वाला हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, चारों गति में और कौन हो सकता है? पर्याप्त जीव। नहीं, पहले धीरे एक क्रम से आना पड़ेगा। चारों गति वाला जीव, उसके बाद पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय के बाद में संगी, संगी के बाद में पर्याप्त, पर्याप्त के बाद में ज्ञानोपयोग वाला, साकार उपयोग वाला। ये क्रम से है, ये सारा क्रम से चलेगा अपने को देखने का। फिर से बोलिए ममता जी दोषी, कौन कौन से पॉइंट हुए जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता हुआ जीव की कौन कौन सा हो सकता है? बोलिए ममता जी दोषी पुनः से। वह जीव चारों गति वाला हो सकता है। चारों गति वाला समने पंचेंद्रिय रहेगा, साकार उपयोगी रहेगा और वेदक सम्यक से निवृत्ति। अभी अपन ने वो बात नहीं की, आप पढ़ के मत बोले। अपन जिस आगे बढ़ रहे हैं ना, जो बोला है उसी क्रम से अपने को बोलने का है। सबसे पहले हमने बोला चारों गति वाला मिथ्या दृष्टि। जी पहला पॉइंट क्या है? चारों गति वाला मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि नहीं करेगा, ये पहला पॉइंट है ना। चारों गति वाला, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए? वो पंचेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रिय मार्ग होना चाहिए। तीसरे पॉइंट पर हमने बोला तो संगी होना चाहिए, वो असंगी नहीं होता है। जब हमने बोला कि वो संगी है तो आगे के पॉइंट में बोला पर्याप्त होना चाहिए, अपर्याप्त नहीं है। उसके बाद में बोला हमने वो साकार उपयोग वाला होना चाहिए, वो अनाकार उपयोग वाला नहीं होना चाहिए, ज्ञानोपयोगी होना चाहिए, दर्शनोपयोगी नहीं होना चाहिए। आगे और भी पॉइंट आएंगे यहाँ पर कि उसकी लेशा कैसी हो सकती है। अब जब हम पढ़ेंगे, अब हम इस शास्त्र के स्वाध्याय का जो 8वीं चूलिका है उसका मंगल प्रारंभ हम कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए हमने कुछ प्रारंभ किया था, उसमें पहले और दूसरे सूत्र में तो सूचना के रूप में ही बताया था, और तीसरे सूत्र में जब हमने बात की थी तो तीसरे सूत्र हिंदी में पढ़ते हैं। एक कंडीशन और है कि इन्हीं सर्व कर्मों की जब अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति मानता है तब यह जीव प्रथमोषम समय को प्राप्त करता है। कौन सी स्थिति आई है? सूत्र नंबर 3 में क्या कंडीशन बताई है? ये कंडीशन बताएंगे, आशा बहन बताएंगे। ये अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति कब करता है? जब वो प्रथमयोग सम्यक प्रायोग लब्धि में, प्रायोग लब्धि, बहुत बढ़िया उत्तर सही, बस प्रायोग लब्धि में करता। अभी अपने उत्तर ऐसे आ जाएंगे, प्रायोग लब्धि में करता, बहुत बढ़िया, अंत कोड़ा कोड़ी सागर का, ठीक है ना। ये अपना बराबर हो गया। अब तीसरे सूत्र की जो है टीका, ये आशा बहन आपको पढ़ना, पुस्तकें पढ़ी है। प्रथमोषम सम्यक पढ़ी आशा बहन? प्रथमोक्षम सम्यक्त के प्राप्त करने योग्य जीव प्रथमोक्ष सम्यक्त को प्राप्त करता है। यह बात उपचार से प्ररूपण की गई है, परंतु यथार्थ से यहाँ पर अर्थात उक्त प्रकार की कर्म स्थिति होने पर नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि त्रिकरण अर्थात अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में सम्यक्त की उत्पत्ति होती है। इस सूत्र के द्वारा क्षौषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि, ये 4 लब्धियां प्ररूपण की गई हैं। पूर्व संचित कर्मों के मल रूप पटल के अनुभाग स्पर्धक जिस समय विशुद्धि के द्वारा प्रति समय अनंत गुणहीन होते हुए
उद्दीना को प्राप्त किए जाते हैं, उस समय क्षयक्षम लब्धि होती है। रुकेंगे प्रति समय रुकेंगे अनंत को रुकेंगे लेकर आशुमन, रुकेंगे। क्या पढ़ा आपने? मैंने बताया कि जीव सम्यक दर्शन प्रथमों सम्यक दर्शन क्या कब प्राप्त करता है, तो हाँ, तीन करण के द्वारा प्राप्त करता है। और सबसे पहले उसको क्षयक्षम लब्धि होगी, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि। उसमें भी सबसे पहले उसके इतनी विशुद्धि होगी क्षयक्षम लब्धि में कि उसके अनंत मतलब वो जो कर्मों के अनुभाग है वो कम होंगे। रुकेंगे। बस। क्षयक्षम लब्धि और विशुद्ध लब्धि में क्या अंतर है? क्षयक्षम लब्धि में तो उसके भाव ऐसे मतलब परिणाम शुद्ध शुद्ध होंगे, परिणाम उसको समझने की योग्यता भी होगी क्षयक्षम लब्धि में। देखो, और पहली विशुद्ध दो लब्धि लब्धियों का नाम है क्षयक्षम लब्धि और विशुद्ध लब्धि। नाम तो दो गिना ही है, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे उत्तम अंकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। अंकिंचन धर्म नास्ति से बात करता है, तो ब्रह्मचर्य धर्म अस्ति से बात करता है। इसी तरह से क्षयक्षम लब्धि और विशुद्ध लब्धि एक सिक्के के दो पहले। क्या एक सिक्के के दो पहले? कैसे दो पहलू है कि क्षयक्षम लब्धि में कर्मों की क्या अवस्था बन रही है बताई गई है, और विशुद्ध लब्धि में जीव के परिणामों में कैसे विशुद्धि हो रही है बताई है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, प्रथमोषम सम्यक के सन्मुख जीव को सबसे पहले 5 लब्धियां होती है, जिसे पंच लब्धि कहते हैं। उन लब्धियों के नाम है क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, करण लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। ठीक है ना? अब पहली दो लब्धियों में कैसा है? एक सिक्के के दो पहलू है। जब बोला क्षयक्षम लब्धि है तो उसमें समस्त कर्मों के अनुभाग में उनमें कम होती है, मतलब फल देने में उनमें मंदता आती है, उसी को कहा क्षयक्षम की लब्धि। तो इसके अंदर उसका तत्व विचार करने की तरफ ऐसी योग्यता बढ़ जाती है लब्धि का। तत्व विचार क्षयक्षम तो सबको है। क्षयक्षम लब्धि के पहले इतना क्षयक्षम है कि उसको किरण भाई साहब भारत रत्न का पुरस्कार मिल जाए, वह किसी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए, उसको क्षयक्षम तो कहा, लेकिन क्षयक्षम लब्धि नहीं कहा। क्षयक्षम और क्षयक्षम लब्धि में क्या अंतर है, हमारे उषा जी केकरा बताएंगे। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है, मुझे थोड़ा इस चूलिका को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत माल है इसके समझने में। ठीक है ना? क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि में क्या अंतर है? क्षयोक्षम तो ज्ञान को कहा है, क्षयोक्षम लब्धि जो सम्यक के सन्मुख होगा, पात्रता बनेगी, विशुद्धि बनेगी, उसी को होगा। थोड़ा सही बताया। क्षयोक्षम तो ज्ञानावर्णी कर्म का पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक सभी को है, वो तो सभी को है। मतलब जब तक 12वें गुण स्थान है, चाहे निगोद का जीव हो, चाहे पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान को, सबका थोड़ा मोटा चाय होता है। देखिए, 2 इंद्रिय का जीव है ना, या चींटी है 3 इंद्रिय का, उसको भी इतना क्षयक्षम है कि उसके आगे अगर पानी पड़ा हुआ है तो वो रास्ता मोड़ लेगी। उसके आगे कोई चींटी अगर मरी हुई पड़ी हुई है तो वो वहां रुक जाएगी, और उसको थोड़ी देर में उसको बहुत ज्यादा देखा हिल नहीं रही है तो सब चींटियां आकर उसको उठाकर एक तरफ ले जाएगी। वो मरी हुई चींटी को भी उठाकर ले जाते हैं, देखा आपने आशुमन? तो चींटियों में भी इतना क्षयक्षम है कि हमारा कोई जाति का लोग है, चलो चलो उसको ले चलो। ये आपने कोई ध्यान दिया मुकेश भाई? घर में चींटियां आती है मुकेश भाई, आजकल मुकेश भाई नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो इतना क्षयक्षम उसको भी है। ये पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है, लेकिन इस क्षयक्षम का कोई फायदा नहीं। मुक्ता जी, क्षयक्षम आपको 11 अंकों का ज्ञान करा देगा, नवग्रह तक ले जाएगा, बहुत कुछ कर देगा, लेकिन इससे कोई भी मोक्ष मार्ग में एक कदम भी नहीं पड़े। क्षयक्षम लब्धि क्या है? अच्छा, क्षयक्षम लब्धि केवल अंतर्मुठ काल के लिए होती। कितनी होती है? अंतर्मुठ के लिए होती है। ये ऐसा नहीं कि लगातार जैसे पहले से दूसरे हुई है, अंतर्मुठ काल तक होती है। इन लब्धियों का काल कितना अंतर्मुठ है, इसमें उसके इतनी मतलब इतनी मंदता हो जाती है कि उसके तत्व विचार की तरफ उस जीव का उपयोग लगता है और उससे विशुद्धि होती है, उसका नाम है विशुद्धि। अब
उस विशुद्ध अवस्था में जब वह सुनता है तो क्या सबसे पहले उसको देशना मिलने का निमित्त मिलता है, जहां पर 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ की देशना मिलती। बाकी कोई ज्ञान की अभी यहाँ जरूरत नहीं है। नरक 7 होते हैं, है ना, लोकांतिक देव 5 राजू ऊपर रहते हैं, वो आपने बोला, आपने कहा 5 6 हो गए, हमने बोला अच्छा कोई नहीं, केवल 85 काय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ, इस संबंधित देशना का जब ज्ञान करता है और जब उसको उस तत्व के आगे बढ़ता है तो प्रायोग लब्धि के अंदर प्रवेश करता है, तब उसकी स्थिति सारे कर्मों की क्या हो जाती है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बन जाती है। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर, पहले इन्होंने तीसरे सूत्र में क्या बताया कि उस जीव की अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बन जाती है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसी सूत्र की टीका पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने आचार्य ने बताने के लिए कि ये प्रायोग लब्धि में होता है तो 5 लब्धि के नाम गिनाए और आगे की बात को पढ़ना है। चलिए पढ़िए मधु जी ग्वालियर, आगे का पढ़िए। मधु जी क्वेश्चन, हाँ बोलिए बोलिए। पंडित जी आपने जो बताया ना 5 अस्तिका, 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि, हाँ इनका मिलना वो है क्या नाम है, देशना लब्धि है या इनका समझ में आना? क्योंकि मिलना तो शास्त्र में हो जाता है, शास्त्र मिल गया और हम पढ़ रहे हैं तो वो देशना लब्धि हो गई या उसको समझ में आया? सुनना समझना, देखो पहले में क्या है, सुनने का भाव होना है ना, सुनने की शक्ति होना, सुनने का भाव होना, सुनना और समझना, ऐसे बढ़ेंगे। ये लब्धियों का अगर नाम नहीं ले तो क्या हो रहा है, उसके सुनने की शक्ति होना, सुनने की शक्ति होने के बाद में सुनने का भाव होना, सुनने के भाव होने के बाद में सुनने की सुनना, और सुनने के बाद में जो सुना है उसको समझना, वो समझने जो तत्व विचार वगैरह चल रहा है वो सब चल रहा है, प्रायोग लब्धि में चल रहा है, और उसको जब होगा तो उसके वहां पर प्रायोग लब्धि में प्रयोग कर रहा है, मतलब समझने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। अभी नाम को भी छोड़ दीजिए, सुनने का भाव होना, सुनना और समझना, ये चल रहा है। और समझा, जैसा अपने समझा किरण जी भाई साहब, वैसा ही अपने को आत्मा में, आत्मा जैसा समझा वैसा अनुभव करना, सम्यक दर्शन हो गया। बाकी पूरी इतनी पेज की जो है किरण जी भाई साहब कुछ नहीं है। सुनने कषायों की इतनी मंदना होना कि सुनने का भाव होना, फिर सुनना देशना में, सुनने के बाद में समझना, और समझने के बाद में जो समझ में आया कि मैं कैसा हूं, कि मैं ज्ञानानंद चैतन्य स्वरूप एक अखंड आत्मा हूं, वैसा का वैसा अनुभव करना, आप कर्ण लब्धि से पार हो गए। उसी को यहाँ पर कर्मों की भाषा में बताया जा रहा है। आ रहा आनंद आ रहा हमारे मुकेश जी भाई साहब को सूरत से? यानी कि चौथी लब्धि में तत्व विचार चलेगा, 5वीं में उसका अनुभव हो जाए, प्रतीति हो जाएगी। 5वीं में हो जाए, 5वीं में चल रहा है उसका करण वर्ण से परिणाम चल रहे हैं उसका, वो अब है ना विकल्प दशा में आ गया है। सब विकल्प दशा में सारे, मैं एक चेतन स्वरूपी हूं, हम शुद्ध हूं, मतलब उसमें चल रहा है उसको, वो करण के परिणाम विशुद्ध बढ़ते आ रहे। वो तो चौथे में हो गया ना जी। चौथे में विचार कर रहा है किताब के लेवल पर, गुणस्थान 14 होते हैं, ये सब हो रहा है, प्रायोग चल रहा है। उस समय विशुद्धि बढ़ गई तो कर्म की स्थिति बढ़ रही, मतलब कार्यक्रम चालू हो गया। करण लब्धि में भी और उसकी विशुद्धि बढ़ी है। अभी वो मिथ्या दृष्टि है भाई साहब, ये ध्यान रखना कि करण लब्धि में भी वो मिथ्या दृष्टि है। जिस समय उसको आत्मा का करण लब्धि शुरू हो गई तो फिर वो अनुभव करके ही हटेगा। हाँ बोलो कर, ये गारंटी है, मतलब करण में गारंटी है कि वो अंतर्मुख के बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके ही होगा, मतलब उसकी गाड़ी चल चुकी है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे, पढ़िए ग्वालियर से मधु जी, ग्वालियर। पूर्व पंडित जी, संचित करण लब्धि के अंतिम समय में सम्यक की प्राप्ति होती है ना? हाँ क्या प्रश्न है? करण लब्धि के अंतिम समय में सम्यक की प्राप्ति होती है। करण लब्धि में मिथ्या दृष्टि, करण लब्धि के नेक्स्ट भाव, किसी भी तरह से बोलिए बस, अंतिम समय के बाद, ठीक है, एक ही बात है, एक बात है। चलिए पढ़िए, कहाँ गए मधु जी, ग्वालियर हैं आज? पूर्व संचित कर्मों के मल रूप पटल के अनुभाग स्पर्धक जिस समय विशुद्धि के द्वारा प्रति समय अनंत गुणी होते हुए उदीना को प्राप्त किए जाते हैं, उस समय क्षयोपशम लब्धि होती है। प्रति समय अनंत गुणितहीन क्रम से
उदीरित अनुभाग स्पर्धकों से उत्पन्न हुआ साता आदि शुभ कर्मों के बंध का निमित्त भूत और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध का विरोधी जो जीव का परिणाम है उसे विशुद्धि कहते हैं। रुकेंगे, आशा बहन का प्रश्न आ गया, आशा बहन का प्रश्न आ गया कि अभी तो आपने बताया था, आशा बहन ने प्रश्न पूछा कि अभी तो आपने कहा था कि शैवशम लब्धि में कर्म की अपेक्षा बात है और विशुद्ध लब्धि में जीव के भाव की बात है, लेकिन यहाँ जो परिश्रम बने तो साता वेदनी और असाता वेदनी की बात कर रहे हैं। यहाँ आशा बहन ने प्रश्न क्या, आप ध्यान दीजिए क्या प्रश्न पूछा कि अभी अभी मैंने क्या बताया, शैवशम लब्धि और विशुद्ध लब्धि एक कॉइन के दो पहलू हैं। शैवशम लब्धि कर्म की अपेक्षा बात कर रहे हैं और विशुद्ध लब्धि जीव के भाव की अपेक्षा बात कर रहे हैं, ये जेपी दोषी ने भी बताया। अब आशा बहन का प्रश्न है कि अभी अभी जो मुग्धा जी परिभाषा पढ़ रहे हैं हम ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुग्धा जी पढ़ रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। तो वहां तो लिखा कि साता वेदनी और असाता वेदनी की बात आ रही, क्या आ रही है, साता वेदनी और असाता वेदनी की बात आ रही है। तो ये क्या चक्कर है, तो आपने कहा था वो सही है कि गलत है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका उत्तर कौन देगा, आप कहेंगे आप ही दीजिए, आपने बताया तो ठीक मैं देता हूं। नाम कर्म की चार तरह की प्रकृतियां होती है, जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। तो जिन प्रकृतियों का फल पुद्गल में मिले उनको तो कहते हैं पुद्गल विपाकी, लेकिन जीव विपाकी प्रकृतियां वो है जिनका फल जीव में मिले, जैसे साता वेदनी असाता वेदनी दोनों जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, इनका फल जीव में मिलता है, पुद्गल अनुभव नहीं करता। कैसे बताएंगे राजेश भैया, किसी के बाल सफेद हो गए, किसी के क्या हो गए, बाल सफेद हो गए, तो ये शरीर फील नहीं करेगा, वो जीव फील करेगा। अगर जीव को वो है कि मैं सुंदर लगूं, यंग लगूं, तो वो जाएगा और उसको हेयर डाई कराएगा, डाई करा के करेगा, तो उसको जी का मुंह है और मुंह के साथ ही साता वेदनी काम करते हैं, ये हमने बराबर जान रखा है। तो इसका उत्तर यही आशा में जो आपने पूछा था, ये जीव विपाकी प्रकृतियां, इसलिए यहाँ पर परिभाषा बनाई है साता वेदनी और असाता वेदनी के पीछे। चलिए, हाँ तो ये यहाँ पर पढ़ा है उन्होंने, क्या पढ़ा उन्होंने, फिर से पढ़ी इस परिभाषा को। प्रति समय अनंत गुणित हीन क्रम से उदीरित अनुभाग स्पर्धकों से उत्पन्न हुआ साता आदि शुभ कर्मों के बंध का निमित्त भूत और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध का विरोधी जो जीव का परिणाम है उसे विशुद्धि कहते हैं। उसकी प्राप्ति का नाम विशुद्धि लब्धि है। अब आगे दो हो गए, राजेश भाई दो गए, अब रुकिए आप राजेश भैया, आपको पढ़ना अच्छा द्रव्यों और 9 पदार्थों के उपदेश का नाम देशना है। उस देशना से परिणत आचार आदि की उपलब्धि को और उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण धारण तथा विचारण, बहुत अच्छा शब्द आ गया, ग्रहण अर्थ के ग्रहण धारण विचारण और विचारण की शक्ति के समागम को देशना लब्धि कहते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर परिभाषा है ये। कहिए, ग्रहण मतलब उपलब्धि को, आचार्य आदि की उपलब्धि को और उपदिष्ट अर्थ के क्या, ग्रहण धारण तथा विचारण शक्ति के समागम को देशना लब्धि कहते हैं। ग्रहण धारण तथा विचारण शक्ति के समागम को देशना लब्धि कहते हैं। मतलब देशना लब्धि में उसने उसके विचार करने की शक्ति हो गया, उसका समझ चालू हो गया, विचारण शक्ति आई है, व्यक्ति आगे हो गए। अब आगे बढ़ो राजेश भाई, आपको समझ आएगा। सर्व कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग को घात करके अंतःगुणाखंडी स्थिति में और द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्थान करने को प्रायोगिक लब्धि कहते हैं। देखो वहां पर विचारण की शक्ति का, उससे क्या व्यक्ति जब विचार किया होता तो क्या हो गया, कर्मों की स्थिति घटकर अंत कोड़ाखोड़ी सागर हो गई है और द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्थान करने को प्रायोग लब्धि कहते हैं। ये द्विस्थान अनुभाग क्या होता है मुग्धा जी? जो लता दारू शैल अस्थि है, शैल अस्थि वाले लता दारू से खो जाते हैं। बहुत बढ़िया, ये आपने बताया है घाती कर्म की अपेक्षा से। जो अघाती कर्म होते हैं उसमें 2 बात पढ़ते हैं, पुण्य प्रकृति और पाप रूप प्रकृति। वहां पर पढ़ता है
गुड़, शक्कर, शक्कर, खांड और अमृत। अमृत, ये अमृत। 4 भेद होते हैं। और अमृत के समय। जो अप्रशस्त प्रकृतियां होती है उसके नींबू, कांजीर, विष और हलाल, इस प्रकार से 4 प्रकार के अनुभाग के स्थान होते हैं। इस जीव को जो तत्व विचार में कर रहा था यह प्रायोग लब्धि में आया तो उसके द्विस्थानीय बंध में अवस्थान हो जाता है। अप्रशस्त प्रकृति के द्विस्थानी बंध और अप्रशस्त प्रकृति के द्विस्थानी बंध, अर्थात जो प्रकृतियां पुण्य है उनका द्विस्थानी बंध मतलब गुड़ का और शक्कर का जैसा नहीं, सारा अमृत जैसा बनने लगेगा। कैसा? शक्कर मिश्री और अमृत की तरह उसका अनुभव हो जाएगा। और जो अप्रशस्त प्रकृति था जिसका नींबू, कांजीर, विष और हलाल था, तो विष नहीं होगा, हलाल नहीं होगा। मतलब अप्रशस्त प्रकृति का 4 नंबर और 3 नंबर कट जाएगा और 1 नंबर 2 नंबर का अवस्थान हो जाएगा द्विस्थानी। लेकिन प्रशस्त प्रकृतियों का 1 नंबर 2 नंबर का कटेगा और हायर वाला 3 और 4 नंबर का अनुभाग बन देगा। जो मुग्धा जी ने बताया है वह बात है घात्या कर्म की। लता, दारू क्या है वो फिर से बताइए मुग्धा जी, लता, बताइए। दारू, अस्थि और शेल। लता, अस्थि, शैल। 4 लता, दारू, अस्थि, शेल। शैल। लता, दारू, अस्थि, शेल। आप लोगों से सबसे नम्र निवेदन है कि आप पूरी तैयारी के साथ में इस प्रवचन को पढ़े, तो इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे और आप लोगों को सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। एक पेज के अंदर 5 लब्धि का इतना बढ़िया स्वरूप बता दिया कि सब कुछ स्पष्ट हो गया। धारण की शक्ति और उसमें क्या हो गया, अंतःकोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति हो गई, द्विरूप अनुभाग स्थान का हो गया। इस प्रकार राजेश भैया प्रायोग लब्धि में प्रवेश कर चुके हैं। अब किरण जी भाई साहब आपको करण लब्धि में प्रवेश करना है, आगे का आपको पढ़ना है नेक्स्ट पेज से। क्योंकि पढ़ लीजिए, क्योंकि किरण जी भाई साहब, क्योंकि इन अवस्थाओं के होने पर करण अर्थात 5वीं करण लब्धि के योग्य भाव पाए जाते हैं। चलिए अब विशेषार्थ में और समझाते हैं उसी को, पढ़िए। विशेषार्थ पढ़ता हूं मैं। हाँ पढ़िए जी, बढ़िया। यहाँ पर अनुभाग को घात करके द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्था कहाँ है, उसका अभिप्राय यह है कि घातीय कर्म की अनुभाग शक्ति लता, दारू, अस्थि और शैल के समान 4 प्रकार की होती है। अघातीय कर्मों में 2 विभाग है, पुण्य प्रकृति रूप और पाप प्रकृति रूप। पुण्य रूप अघातीय कर्मों की अनुभाग शक्ति गुड़, खांड, शक्कर और अमृत के समान होती है और पाप रूप अघातीय कर्मों की अनुभाग शक्ति नीम, कांजीर, विष और हलाल के समान हीनादिकता लिए होती है। देखो गोमट सार कर्मकांड गाथा 18:184। प्रथम संभव के अभिमुख जीव प्रायोग लब्धि द्वारा घातीय कर्मों के अनुभव को घटाकर लता और दारू इन 2 स्थानों में तथा अघातीय कर्म के पाप प्रकृति के अनुभव को नीम और कांजी इन 2 स्थानों में अवस्थित करता है। इसी को द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्थान कहते हैं। तो जी मैंने पहले पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने सब स्पष्ट कर दिया जो कि इस पैराग्राफ में आया है। मतलब ऐसा सहज योग बना कि हमने जो पूछा, मुग्धा जी से पूछा, उन्होंने बताया, हमने वो बता दिया और ये बताया द्विरूप अवस्थान का क्या विरोध होता है। मतलब अपनी कहाँ पर बात चली है अशोका जी? अपनी बात चली है कौन सी लब्धि तक बात आ गए अपन लोग? प्रायोग लब्धि तक आ गए हैं। वहां पर सभी कर्मों की कितनी हो चुकी है? अंतःकोड़ा कोड़ी सागर की। देखिए ये जीव अभी तुरंत ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करने जा रहा है। अगर आप लोगों को भी प्राप्त कर रहा है तो आप लोग भी अपने आप को ऐसा अनुभव करें कि आपने अभी आपने देशनाराधीन तत्व का उपदेश सुना है, आपने विचार कर रहे हैं और आपके भी कर्मों का अंतःकोड़ा कोड़ी सागर हो गया है और आपके भी द्विस्थान रूपी अवस्थान हो गया। विचार तो कीजिए, अपने आप को इस प्रकार से मानिए तो सही, तभी आनंद आएगा कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं पंचेंद्रिय हूँ, मैं संगी हूँ, मुझे इसी भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। अरे ये कथन भले ही निमित्त की अपेक्षा से हो, लेकिन है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ही है तो सम्यक दर्शन प्राप्ति का ही ना।
अरे खाना किसी भी तरह से बनाया जाए, इसमें भी हो, इस अपेक्षा से कहे, उस अपेक्षा से कहे, लेकिन है तो सम्यक का ही कथन है ना। आप लोग महसूस कीजिए, आगे का पढ़ने का जा रहे हैं, हमारे कुसुम जी पढ़ेंगे आगे के लिए। पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लिया आपने? हाँ चलिए, कुसुम जी शंका पढ़ी है सूत्र में केवल। कुसुम जी इंदौर। शंका, हाँ, सूत्र में केवल एक काल लब्धि ही प्ररूपण की गई है, उसमें इन शेष लब्धियों का होना कैसे संभव है? हाँ, प्रश्न समझाइए। कौन से सूत्र में? तत्वार्थ सूत्र में है? ये तीसरे सूत्र में। तीसरे सूत्र में है। हाँ, कि जब उसके है ना, तीसरे मतलब यहाँ सूत्र में बात चल रही थी ना, कि जब उसके काल का जो रह जाता है, तो एक सूत्र में बताया काल लब्धि का मतलब उसका काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रह जाता है, तब उसको सम्यक दर्शन की योग्यता आती है। ऐसी बात भी बताते हैं, सम्यक की बात बताते हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, पढ़िए आप इसको, समाधान क्या देते हैं? समाधान नहीं, क्योंकि प्रति समय अनंत गुणहीन अनुभाग की उदीर्णा का अनंत गणित क्रम द्वारा वर्धमान विशुद्धि का और आचार्य के उपदेश की प्राप्ति का उसी एक काल लब्धि में होना संभव है। अर्थात उक्त चारों लब्धियों की प्राप्ति काल लब्धि के ही अधीन है। अतः वे चारों लब्धियां काल लब्धि में अंतर्निहित हो जाती है। हाँ, ये प्रारंभ पढ़ो। आप पढ़िए पढ़िए, ऊपर की गाथा है, पहले गाथा पढ़ लीजिए। खयऊ समय विसोई देशण पाहोग करण लद्दिय चत्तारी वी सामन्ना करण पुन होई सामत्ते। हाँ रुके, सम्मतम। कहाँ गए उषा जी केकड़ा? कौन से ग्रंथ की स्वाध्याय है ये गाथा? ये कहाँ पर आई है? कहाँ गए उषा जी केकड़ा? नहीं है? जीवकांड की शायद, जीवकांड की है। ये गाथा लब्धि की है। हाँ बराबर, बहुत बढ़िया, लब्धि स्थान में आई है। चत्तारी सामन्ना ये बराबर आती है, मतलब जीवकांड में भी होगी, लेकिन एग्जैक्ट गाथा जो है ये वहां पर भी है। जीवकांड में भी प्रथमोषम समय की बात है, खास उत्पत्ति लब्धि सार की जो गाथा है वह ज्यादा प्रयुक्त रहेगी, क्योंकि जीव स्थान में तो बीज प्ररूपणा के द्वारा वर्णन किया गया है। जीव स्थान में कैसे वर्णन किया? गुणस्थान, आपको याद है बीज प्ररूपणा? गुणस्थान, जीव समाज, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा और उपयोग। तो गुणस्थान में भले ही वहां पर आया हो, लेकिन ये मूल विषय जो प्रथमोषम समय की प्राप्ति का है, जैसा मुग्धा जी ने भी बोला, ये शपणासार का विषय है, और ये गाथा शपणासार में भी आपको मिलेगी। राजेश भैया, अभी अभी आपने ऊपर कर्मकांड का सुना, अभी यहाँ पर शपणासार की गाथा आ गई। देखिए आप कितने ग्रंथों का स्वाध्याय एक साथ कर रहे हैं। चलिए, हाँ चलिए पढ़िए कुसुम जी, इसका अर्थ पढ़ लीजिए। ये प्रारंभ की चारों ही लब्धियां भव्य और अभव्य मिथ्या दृष्टि जीवों के साधारण है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के जीवों में इन चारों लब्धियों का होना संभव है। कहा शोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि, ये 5 लब्धियां होती है। इनमें से पहली 4 तो सामान्य है, अर्थात भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों के होती है, किंतु करण लब्धि सम्यक होने के समय होती है। रुकेंगे, भव्य अभव्य का सही नाम क्या है? भव्य अभव्य का सही नाम क्या और परिभाषा क्या है? भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक। धवला पुस्तक 1, भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक। भव्य अभव्य शॉर्ट नेम है, सही नाम है उसका भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक। क्या नाम है? भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक, यह वास्तव में नाम है। मंजुला जी क्या बताया इसके अंदर कि ये जो 4 लब्धियां हैं, प्रारंभ की 4 लब्धियां हैं, ये सामान्य से भव्य अभव्य दोनों को हो जाती है, लेकिन आगे की जो 5वीं लब्धि करण लब्धि, आशा बहनों किसको होती है? केवल भव्य को ही होती है, क्या ना? मतलब 5वीं लब्धि किसको होती है? केवल भव्य को ही होती है, अभव्य को नहीं होती है। पहली 4 दोनों लब्धियां, 4 लब्धियां दोनों को हो सकती है, भव्य और अभव्य। गाथा जिनागम की बहुत प्रसिद्ध गाथा है। मंजुला जी अब आपको आगे का पढ़ना है, आगे के पेज से।
इस प्रकार मंजुला जी इंदौर से। हाँ आगे अब आएगी। इस प्रकार अभव्य जीवों के योग्य परिणाम के होने पर स्थिति और अनुभागों के कांडघातम को बहुवार करके गुरुपदेश के बल से अथवा उसके बिना भी अभव्य जीवों के योग्य विशुद्धियों को व्यतीत करके भव्य जीवों के योग अध प्रवर्तकरण संज्ञा वाली शुद्धि में जो भव्य जीव परिणत होता है उस जीव का लक्षण बतलाने के लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं। अब बता रहे हैं कि जो नहीं, रुकिए जरा, अब जो भव्य जीव है वह आगे करण लब्धि में प्रवेश करेगा तो उसके अध प्रवर्तकरण संज्ञा वाली जो विशुद्धि है उस विशुद्धि के बारे में अब आगे बात करने लग गए हैं और आपको सूत्र नंबर 4 की वासना करनी है। सो गुण पंचेंद्रियो सन्नी मिच्छा इच्छी पज्जतो सौव विशुद्धो। हाँ, मतलब वह जो करण लब्धि में प्रवेश कर रहा है वह जीव कैसा है कि वह पंचेंद्रिय है, वह संगी है, वह मिथ्या दृष्टि है, पर्याप्त है और सब प्रकार से विशुद्ध हो रहा है। ये इस बात बताई। चलिए हिंदी में पढ़िए। वह प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने वाला जो प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त होने वाला जीव है वह एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय। आप ऊपर को पढ़ना, ऊपर। वह प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त करने वाला जीव पंचेंद्रिय, संगी, मिथ्या दृष्टि, पर्याप्तम और सर्व विशुद्ध होता है। क्या बताया मंजुला जी इसमें क्या बताया? इसमें बताया है कि जो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने वाला जीव होगा वो पंचेंद्रिय होना चाहिए, संगी होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन वो विकलत्रय, एकेंद्रिय और विकलत्रय नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। जो सम्यक को प्राप्त होने वाला जीव है, पढ़िए फिर पढ़िए। सम्यक को प्राप्त होने वाला जीव है वह एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय अथवा चतुरिंद्रिय नहीं होता है, क्योंकि उनमें सम्यक को ग्रहण करने योग्य परिणाम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वह पंचेंद्रिय ही होता है। पंचेंद्रियों में भी वह असंगी नहीं होता है, क्योंकि असंगी जीवों में मन के बिना विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए वह संगी ही होता है। सासाधन सम्यक दृष्टि अथवा वेदक सम्यक दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि इन जीवों के उस प्रथमोपशम सम्यक रूप पर्याय के द्वारा परिणमन होने की शक्ति का अभाव है। क्या बताया? ये क्या बताया? हाँ, ये बताया इन्होंने कि साम्य सासाधन सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि प्रथमोपशम जीव सम्यक को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए पर्याय के स्वरूप परिणमन होने की शक्ति का उनमें अभाव है। समझाइए आशा बहन। क्या बता रहे? दूसरा गुणस्थान वाला, तीसरे गुणस्थान वाला और चौथे गुणस्थान वाला वेदक सम्यक दृष्टि इसको प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? वो तो पहले से ही कर चुका है। वेदक सम्यक दृष्टि है। क्या बताए यहाँ पर मुग्धा जी? क्या बता रहे हैं यहाँ पर? बता रहे हैं कि जो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने वाला जीव है वह दूसरे गुणस्थान वाला नहीं हो सकता है, वह तीसरे गुणस्थान वाला नहीं हो सकता है। नियम से नीचे आएगा। सासाधन गुणस्थान वाला वो प्रथमोपशम प्राप्त किया है, दूसरी बार प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने के लिए उसको पल्ल का असंख्यात्वा भाग जाना चाहिए, तब वो फिर से प्राप्त कर सकता है। तो उसका अभाव है, इसके लिए सासाधन वाला प्राप्त नहीं कर सकेगा। आपका तो आपका स्वाध्याय अच्छा है, लेकिन हमारा किरण जी भाई साहब का स्वाध्याय इतना ऊंचा नहीं है। हमको थोड़ा सरल एलकेजी के लेवल में बताइए कि दूसरे और तीसरे गुणस्थान वाला सम्यक दर्शन को प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। वेदक सम्यक दृष्टि दूसरे और तीसरे गुणस्थान वाला क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है? वो प्राप्त कर चुका है प्रथमोपशम सम्यक को, और प्रथमोपशम सम्यक तो पुनः अगर प्राप्त करना है फिर से, तो उसको पल्लोपों का असंख्यात्वा भाग काल जाना चाहिए, इसलिए वो प्राप्त नहीं उसने कर विश्वास के 3 खंड पहले से ही कर दिए हैं। स्वाध्याय बहुत ऊंचा है,
और हम LKG में है, छोटे फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, हमें सिर्फ समझना है। इसका उत्तर यह है। राजेश भाई आप कुछ बोल रहे हैं क्या? बोलिए। पहले ही कर उसने उसने मिथ्यात्व के 3 खंड पहले ही है। दूसरे और तीसरे गुणस्थान वाले के मिथ्यात्व के 3 खंड पहले ही हो चुके हैं। नहीं, अपन क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है, या आचार्य कह रहे हैं कि दूसरा गुणस्थान वाला नहीं प्राप्त कर सकता। प्रत्पोषम सम्यक कौन? मुग्धा जी आपका उत्तर सब सही है, मैं सिर्फ मेरे और किरण जी भाई साहब मिथ्या दृष्टि करेगा। रुके आप, और बहुत सुनिए बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुन लीजिए, आपने बताया, आपने सब सही बताया, लेकिन हम और किरण जी भाई साहब और मुकेश जी के लिए हम बात कर रहे हैं, हम लोग एक ही कैडर में हैं भैया। देखो क्या बताए यहाँ पर कि दूसरे गुणस्थान वाला, तीसरे गुणस्थान वाला और चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। कारण क्या है कि दूसरा गुणस्थान पहला गुणस्थान नहीं है, तीसरा गुणस्थान पहला गुणस्थान नहीं है, चौथा गुणस्थान पहला गुणस्थान नहीं है, और हमको आपने बताया था कि प्रत्पोषम सम्यक पहले गुणस्थान वाला प्राप्त करता है। सबसे कौन प्राप्त करता है? पहले गुणस्थान वाला, तो दूसरा गुणस्थान वाला नहीं। देखो मंजुला जी को उसका समझ में आ गया, कितना सरल उत्तर है। ये बालकों का उत्तर है, मतलब जिसको नहीं समझ में आए ना, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो कि पहले गुणस्थान वाला प्राप्त करता है, तो चूंकि दूसरा गुणस्थान में पहला गुणस्थान नहीं है, तीसरा गुणस्थान पहला गुणस्थान नहीं है, चौथे गुणस्थान में ऑलरेडी वो सम्यक दृष्टि है, उसको सम्यक दर्शन क्या बनाएंगे? ठीक है, बाकी विस्तार से बताया, मुग्धा जी ने बताया, बहुत बातें सब आने वाली है, लेकिन अभी यहाँ पर इतना ही है कि वो नहीं कर सकता, मतलब वेदक सम्यक दृष्टि जो है वो नहीं करेगा। ये सासादन वाला गिरकर मिथ्यात्व में आएगा, लेकिन अभी तो ये है ही नहीं ना, तो दूसरे गुणस्थान में प्राप्त नहीं कर सकता। इतनी बात यहाँ पर बताई गई है। अब आज का अपना समय हो चुका है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। अपन थोड़ा स्लो गए, लेकिन अब विषय के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और आपको विषय समझ में आएगा। थोड़ा आज बैकग्राउंड बनाने में समय लगा अशोका जी, तो समय थोड़ा ज्यादा लगा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो 2-3 दिन पहले वो वहां पर जगन स्थिति बंद के अंतिम प्रकरण में थोड़ा सा हताश हो रहे थे कि कैसा विषय चल रहा है, तो आज आप सभी के मन में प्रसन्नता दिखाई दे रही है, और ये वास्तव में विषय प्रसन्नता का ही है। हम इसका स्वाध्याय करेंगे। और बोलिए मुकेश जी भाई साहब, जिनवाणी स्तुति करिए। मुकेश जी भाई साहब हमारी जिनवाणी स्तुति करेंगे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो हो ढो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिंद्रेन, जो तेरा शरण आ गए न तो पावे चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जितेंद्र भगवान, जय जितेंद्र। बहुत आनंद आया आज, बहुत आनंद आया। आज मुझे भी बहुत आनंद आया। आज यहाँ पर जो अभी शाम को स्वाध्याय चलता है,